हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज लेकर आई हूँ रेशम से संबंधित प्रैक्टिस सेट। तो गाइस रेशम को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले मैं थ्योरी पढ़ा रखी हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेशम हो, ऊन हो या मतलब हर एक प्रकार का, तो थ्योरी भी पढ़ेंगे आप लोग और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका आसान हो जाएगा। तो गाइस ये होम साइंस टीजीटी या नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट या जिस चीज़ से होम साइंस से रिलेटेड टेक्सटाइल्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इसको देखें, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो स्टार्ट करना है गाइस। वो जो थ्योरी है उसको पढ़ लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा, तो उसको ज़रूर देखें। और ये 2020 का जो टीजीटी या इसके 2026 वाला जो 2022 वाला जो टीजीटी है या 2026 वाला आने वाली न्यू वैकेंसी, ये दोनों को काम करेगा। या चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जो भी है वो जरूर ये काम करेगा, तो आप ज़रूर देखें, इसको मिस ना करें प्लीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? कपास, ऊन, रेशम या लिनन? तो कौन सा है सबसे मजबूत? तो सबसे मजबूत कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रेशम। यह क्या है? तो प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु रेशम है। क्या है? प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? रेशम है, ठीक है। यह एक प्राकृतिक जगत का क्या है? रेशा है, प्राकृतिक जगत का रेशा। लेकिन प्राकृतिक जगत का तो है, लेकिन प्राणी जगत में भी है, ठीक है। तो प्राणी जगत में अगर पूछा जाए कि प्राणी जगत में कौन कौन से आते हैं, तो प्राणी जगत में दो आते हैं, ठीक है। ऊन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? रेशम। ये दोनों प्राणी जगत में आते हैं, ठीक है। और गैस इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटीन भी मिलता है। प्रोटीन सिर्फ रेशम में ही नहीं, ऊन में भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी मिलता है, प्राणी जगत का है, ये प्राकृतिक रेशा भी है, ठीक है। इसके बारे में एक और जान जाए आपको कि इसके जलने से जो होता है, तो क्या होता है कि बाल तथा नाखून जैसे गंध आता है, ठीक है, गंध आता है, ठीक है। और इसका लौ कैसा आता है? तो इसका लौ आता है, इसका लौ जो होता है नीला होता है, ठीक है, नीला होता है, ठीक है। इसे रुकिए एक मिनट, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि जलने पर नीली लौ के साथ जलता है और बाल जलने की तरह क्या होता है? गंध करता है। बाल हो या नाखून हो, उसका गंध आता है, ठीक है। इस पर क्या होता है? फफूंदी नहीं लगती है। इस पर क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं, ठीक है। तो कीड़े को कीड़े कहते हैं, लोहा को लोहा ही मारता है, तो मान लीजिए ऐसे ही कि कीड़े को कीड़े और फफूंदी इस पर नहीं। रेशम, लीलन या रेयान, उन सब पे लगता है। रेयान पे भी नहीं लगे, लेकिन लीलन हो गया, रेशम हो गया, इन सब पे क्या? फफूंदी लगती है, ठीक है। रेशम नहीं, सॉरी, कपास हो गया, लिनन हो गया, इन सब पे फफूंदी लगती है। जबकि कीड़े किसमें? तो रेशम तथा ऊन पे, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं कॉटन लिनन का उल्टा ये होता है, ठीक है। कॉटन का मतलब कपास होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। किस पे? रेशम और ऊन पे अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पे क्षार का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? तो क्षार का। और ये भी देख सकते हैं कि रेशम को अनुप्रस्थ काटने तो क्या होगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा, और यदि अनुदैर्ध्य काटे तो क्या? बेलनाकार दिखेगा। इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो गाइस आपको पूरे वीडियो देखनी है, पूरी जानकारी लेनी है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस लगाते हैं। मैं चाह रही हूँ कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे, और जो कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल कन्फ्यूजन आपके पास न रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? मूंगा रेशम या मोती रेशम या टसर रेशम या एरी रेशम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एरी रेशम, ठीक है। आरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़ों को एरी रेशम का ये जो होता है ना वो निर्माण करता है। जो ये भी एरी रेशम जो होता है तो एक कीड़ा ही होता है, तो एरी रेशम का ये निर्माण करता है। ये यूके उत्तराखंड के देख ही रहे हैं कि 2020 का ये पेपर एलटी में आया था। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? आम्ल का, क्षार का या अम्ल तथा क्षार दोनों का? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि किसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस पर क्या होता है?
तो रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो क्षार का। ठीक है, रेशम के तंतुओं पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार दाग धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। जैसे साबुन को यूज करते हैं ना, तो क्या इससे साफ भी तो होता है, तो इसमें क्या क्षार को उपयोग में लाया जाता है। रेशम रंगों के प्रति सादृश्यता होता है, इसके लिए क्या होता है, अम्लीय रंगों का एसिड डाई का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, रेशम पर रंग आसानी से चढ़ जाता है। अगला देखते हैं, ये भी देख सकते हैं 2020 का एलटी का। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, रेशम के भौतिक गुण निम्नलिखित में से है? चिकना सूत्र या संयंत्र दीर्घीकरण या उच्च संघनता या दोबारा कम नमी पाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एक चिकना सूत्र भी होगा और दूसरा क्या होगा? तो संघत दीर्घीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या, रेशम की भौतिक गुण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है चिकना सूत्र और संगत दीर्घीकरण हो जाएगा। अब इसका देख सकते हैं कि 2019 के दिसंबर में आया था यूजीसी नेट में। अभी मैं आपको बोल दी हूँ कि आप किसी भी प्रकार की तैयारी यदि होम साइंस से कर रहे हैं तो ये जरूर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गैस एक बात और है कि इसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में इसमें से 8 से 10 नहीं तो समझिए 5 से 6 नंबर जरूर आएगा। तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिस तो लगा ही रहे हैं, इसका डिटेल्स भी बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हम लोग सही क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले इसका क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले क्या होती है? तो हम लोग छटाई करेंगे। ठीक है, छटाई के बाद क्या होगा? रीलिंग करेंगे, यानी रील बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? थ्रोइंग करेंगे। ठीक है, थ्रोइंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? कताई करेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे? गोद छुड़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना? भारण वेटिंग करेंगे। तो ये रहा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर क्या होगा? बी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? पहले ई, फिर एफ, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगला देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट कोश यानी ड्यूपियन लाइन किसके प्रकार के होते हैं? कपास या लिनन या ऊन या रेशम? तो ये क्या है? इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रेशम। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है? तो सबसे ये लंबाई जो होता है, लंबे प्रकार का। तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि फिलामेंट कोश ड्यूपियन लाइन, यदि रेशम के प्रकार मतलब जानना है तो इसमें क्या होता है? रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमलता, मजबूती, दृढ़ता, लोचन, सुंदर ढंग से लटक, इसमें क्या होता है? नमनशीलता, अद्भुत शिकन या प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहते हैं। देखिए, रेशम को क्या कहते हैं? रेशम को सभी वस्त्रों की रानी बोलते हैं। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि वस्त्रों के राजा किसे कहते हैं, तो कपास हो जाएगा। ओके, तो कपास और रेशम में आपको अंतर होना चाहिए। ठीक है, आपको रेशम की देवी का भी नाम पता होगा। अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो जो मैं अपलोड किया हूँ प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी है। मैं प्रैक्टिस लगा रही हूँ, इतनी जानकारी नहीं दे सकती हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सा होता है? प्यूपा, लार्वा, कोकून या कीड़ा? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून हो जाएगा। ठीक है,
अगर पूछ दिया जाए कि सबसे सक्रिय अवस्था कौन सी होती है, तो सक्रिय अवस्था प्यूपा हो जाएगा। ठीक है, प्यूपा सक्रिय अवस्था होता है और निष्क्रिय अवस्था कोकून हो जाता है। कोकून के बाद क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा ना, कीड़ा बन जाता है। ठीक है, कोकून के बाद क्या हो जाता है, कीड़ा बन जाता है। तो सक्रिय अवस्था प्यूपा ना होकर इसमें क्या होगा, लार्वा हो जाएगा। ठीक है, इसमें लार्वा हो जाएगा। ये सक्रिय अवस्था होती है। इसमें जितना भी पत्तियां खाता है कम ही है, इसमें बहुत खाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या हो, ये जो कोकून होता है ना, इस पूरा लिपट जाता है, तो यहाँ पे निष्क्रिय हो जाता है। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र है। तो रेशम और रेयान से झीना वस्त्र कौन सा है, रेशम, शिफॉन या कंप्लेट या चिनोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिफॉन। रेशम अथवा रेयान से भी झीना, तो क्या हो जाएगा, शिफॉन हो जाएगा। क्यों होता है, तो रेशम अथवा रेयान से निर्मित झीना वस्त्र इसके लिए होता है कि रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहते हैं, गौरव इसी प्राप्त होता है। रेयान की खोज कब हुई थी, तो 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में। और एक बात और है, रेयान के बारे में आप में ये भी जानते होंगे कि रेयान को 19वीं शताब्दी का चमत्कार रेशा कहते हैं। ठीक है, चमत्कार रेशा कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि 20वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा किसे कहते हैं, तो 20वीं शताब्दी का चमत्कारी रेशा जो होता है तो नायलॉन होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि 19वीं शताब्दी का जो होता है रेशा चमत्कारी, तो रेयान होगा, और नायलॉन जो होता है 20वीं शताब्दी का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, और ये भी देख सकते हैं कि 2015 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पीएचडी करके है, 2015 में आया था एमपी पीएचडी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेशम एक डॉट डॉट रेशा तंतु है, कैसा है, तो सेलुलोजिक है, खनिज युक्त है, प्रोटीन युक्त है या धातु युक्त है। तो इसके पहले मैं क्या बताई हूँ कि ये प्रोटीन युक्त होता है, क्योंकि इसके पहले मैं क्या बोली हूँ कि रेशम और ऊन जो होता है प्रोटीन युक्त होता है। और ये इसका अगर गंध जो होता है देखा जाए तो गंध कैसा है, बाल के जैसी आती है, नाखून जैसी आती है। और ये भी हम लोग जान गए हैं कि इसमें जो होता है कि इसके जलने का लौ जो होता है नीली आती है, इसकी लौ कैसी आती है, तो नीली जैसे दिखती है, नीली कलर की आती है। ठीक है, यदि पूछ जाए कि कपास का लौ कैसी आती है, तो कपास का जो लौ होता है तो उसकी पीली आएगी। ठीक है, कपास का लौ कैसी आएगी, तो पीली आएगी। और रेशम का लौ तो नीली आएगी। रेशम चाहे उन दोनों का देखा जाएगा तो नीली आएगी। उसका गंध जो होता है तो बाल और नाखून के जैसे आता है। और कपास का जो है रंग जो होता है तो उसका कागज के जैसे आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेलुलोज ही तो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है, किसमें, तो कपास में। और इसमें क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन है तो प्रोटीन के जैसे ही गंध आएगा ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे, और ये भी देख सकते हैं कि टीजीटी राजस्थान का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं आएगा, जो भी एकदम क्लियर आएगा, और कोशिश रहेगा कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराते चलो। ठीक है, आगे देखेंगे। गाइस, ये भी बहुत ही वेरी 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 समझिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिए और इसको जरूर समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, शायद आ भी जाए इस बार। तो OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्जवल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं और सोचें। ठीक है, ऑप्शन ए बताइए, ओरिएंटल ब्लीच एजेंट्स या ऑप्टिकल वाइटनिंग एजेंट्स या ओजोन वाइटनिंग एजेंट्स या ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। गाइस, ये ट्रिपल स्टार मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आने ही वाला है, मुझे लग रहा है कि आएगा, पता नहीं क्यों लग रहा है। आप लोग भी इसको देख लीजिए, क्या पता आ ही जाए। तो OBA का जो है ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट्स। ओके, अगला देखेंगे, और देख सकते हैं TGT झारखंड 2017 का आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन है और एक कारण है। तो रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन,
क्या ये सही है? या अगला है, कारण देखेंगे, रेशम के रेशों में 16 कड़ियाँ भी होती हैं, क्या ये सही है या गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए सही होगा, बी गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर, रेशम रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन ये बी गलत है, रेशम में 16 कड़ियाँ नहीं होती। ठीक है, और ये देख सकते हैं कब का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, मतलब पेपर आया था, और ये भी देख सकते हैं दिसंबर 2013 का है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, ब्लैंक रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। तो ये तो आसान हो गया। आप कैसे? क्योंकि इसके पहले मैं बता चुकी हूँ, होना चाहिए, मतलब जाहिर से आपको पता चल गया कि क्या हो सकता है इसमें, लेकिन मैं बताऊंगी। फ्लैक्स होगा, प्रोटीन हो गया, नायलॉन हो गया, या रेयान होगा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? एक बार आप सोचें, क्योंकि मैं इसको कई बार मैं बताई हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाल के जलने की बदबू किस में आता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन किन में कौन कौन से रेशे हैं प्रोटीन युक्त? तो ऊन, और दूसरा क्या होता है? रेशम। ठीक है, ऊन और रेशम। ये कैसा होता है, कैसा धागा है, कैसा? तो ये है प्रोटीन युक्त। ठीक है, और ये देख सकते हैं टीजीटी 2019 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न दिखता है, क्यों? सत्य है, ये बात सत्य है या असत्य है, या संबंधित नहीं है, या विवादित है? तो ये बात क्या है? तो ये बात सत्य होगा। ठीक है, रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम के भिन्न दिखता है, ये बात क्या है? तो सत्य। इसके पहले मैं आपको बताई हूँ कि अनुदैर्ध्य और क्या क्षैतिज, इससे संबंधित मैं बताई थी ना। तो उसमें ये भी बताई थी सूक्ष्मदर्शी से देखने से क्या होता है, वो दिखता है, वैसे तो नॉर्मली नहीं पता चलेगा। अगला देखते हैं, और ये भी देख सकते हैं टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक उष्मा का कुचालक है, सूत, रेशम, लिनन या रेयान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कुचालक रेशम भी है और ऊन भी है। ठीक है, ये क्या है? तो दोनों कुचालक है, और सुचालक बोला जाए तो ये सब सुचालक ही है। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक हल्का रेशा है, रेशम, एक्रिलिक या टेरिलिक या पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेशम। अत्यधिक हल्का कौन सा रेशा है? तो रेशम ही है। अगला देखेंगे, ये भी देख सकते हैं यूजीसी ने सेकेंड पेपर दिसंबर 2008 में आया हुआ है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। गैस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 1 से 2 बार देखिए और इसको समझ भी लीजिएगा, क्योंकि ये आ भी सकता है एग्जाम में। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप बताइए। सस्मीरा क्या है? तो सिल्क एंड सिंथेटिक मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, या सिथेंटिस एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, या सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन, या स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बताएं, एक बार सोचें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिथेंटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि ये आ सकता है। तो सिथेंटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? मूंगा, टसर, ईरी या डूपियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मूंगा। ये क्या होता है? मारा नहीं जाता इसको। आगे देखेंगे, इसको भी देख सकते हैं कि 2002 बार आया है। एक कहाँ गया, हाँ इधर, 2014 और 2015, मार्च 2015 में भी, और ये भी टीजीटी उत्तराखंड का है, 2014 में भी आया था। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, धागा टूटता, ये क्या होता है, ढूंढा जाता है, तो कौन सा आता है? थ्रोइंग, रीलिंग या वीविंग या रियलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर थ्रोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोइंग हो जाएगा। गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है तो ये थ्रोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्रोइंग हो जाएगा। ठीक है, ये जीआईसी का आया है, जीआईसी प्रवक्ता का। ये भी देख सकते हैं 2015 का पेपर में आया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किसके लिए मंगलिंग का प्रयोग होता है? रेशम, ऊनी कपड़ा, मलमल या मक्खन। मलमल या मखमल कौन सा होगा इसमें से? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मलमल, ना कि मखमल। ठीक है, ये देख सकते हैं 2014 का टीजीटी में आया था। ओके, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग या सैनिटाइजिंग या टेंटरिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेटिंग। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? तो वेटिंग। वेटिंग में क्या होता है कि उसमें वो हल्का थोड़ा होता है तो उसमें जरी या मतलब वो सब लगाया जाता है, वो एक धात्विक लवण होता है उसको लगाया जाता है, तो क्या उसको वेटिंग बोलेंगे। ये भी देख सकते हैं जीआईसी का 2015 में आया और टीजीटी उत्तराखंड 2014 में भी आया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, केराटिन, फाइब्रोइन या एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइब्रोइन। कच्चे रेशम में होता है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होते हैं क्या होते हैं? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन 2 बार आया है। उधर देखें 2017 में और 2015 में था, लेकिन ये क्या 2014 का है, तो वही सेम आंसर हो जाएगा, फाइब्रोइन। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सूत्र जो एक जांतों कीड़े के कोकून से बनता है वह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सूत्र जो एक जांतों कीड़े के कोकून से बनता है तो क्या है? तो ये रेशम होगा। ओके, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर या पीसीकल्चर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल आसान है। रेशम के कीड़े को इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, अगर नहीं आपको मिल रहा है तो उसमें जाकर देख लीजिए और फिर उसको बताइएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आपको हिंट मिल गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर निम्न बनाने की ऊन, रेशम, रेयान या कोयार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऊन, रेशम या रेयान या कोयार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरीकल्चर निम्न में बनाने की तो रेशम। अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एरीकल्चर, पीसीकल्चर, कॉलोनी कल्चर या सेरीकल्चर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा। वो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको इसी दोनों में से मिल जाएगा,
तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप जाकर थ्योरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेशम से संबंधित कोई शंकाएँ संभावना नहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और ये भी देख सकते हैं जीआईसी प्रवक्ता और 2013 का 2012-13 दो बार ये पेपर में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेशम की खेती उत्पादों को कहते हैं पीसी कल्चर, सल्वी कल्चर, शेरी कल्चर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेरीकल्चर हो जाएगा। रेशम की खेती सेरीकल्चर। और इसके पहले क्या बोलेंगे? तो रेशम के निर्माण की विधि के अध्ययन को भी सेरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर निम्न में तो रेशम, तो आप कई क्वेश्चन इससे संबंधित देखे होंगे। ठीक है, और ये भी देखते हैं उत्तराखंड 2015 का ये पेपर में आया था। बहुत ही आसान भी है और अक्सर क्वेश्चन में आता ही रहता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, या फ्रांस में, या चीन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन में। गाइस ये चीन में तो है, लेकिन इसका प्रसार जो हुआ था जापान में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले रेशम का उत्पादन चीन में हुआ था, लेकिन प्रचार प्रसार जापान में हुआ था। ये भी देख सकते हैं पीजीटी 2005 का ये पेपर क्वेश्चन आया था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है कितने दिन का? 24 से 30 दिन का, या 37 से 63 दिन का, 71 से 82 दिन का, या 90 से 120 दिन का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 से 63 दिनों का। रेशम कीड़ों का जीवन चक्र कितने दिन? 37 से 63 दिनों का होता है। ओके, अगला देखेंगे। गाइस इसको मैं सबसे पहले ही बता चुकी हूँ कि रेशम कैसा रेशा है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राकृतिक रेशा है, कृत्रिम रेशा है, या इन दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो दो होमवर्क आपको दे रही हूँ। रेशम कैसा है? तो प्राकृतिक रेशा है या कृत्रिम, या दोनों है? तो आप बताइएगा दोनों है या एक है। तो ये भी देख सकते हैं टीजीटी 2004 का पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बिल्कुल आसान है और दोनों आसान है, क्योंकि उससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन दिए हो ना, उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराई हूँ। तो इन दोनों को आप जरूर बताइएगा। अगला देखेंगे। अगला है एक तंतुक रेशा है नायलॉन, रेशम, कपास या पॉलिएस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक तंतुक रेशा किसे बोलते हैं? तो एक तंतुक रेशा रेशम को ही बोलते हैं। एक तंतुक रेशा किसको बोलते हैं? तो रेशम को ही बोलते हैं। ये भी देख सकते हैं कि टीजीटी 2004 का पेपर में आ चुका है। तो गाइस एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है टीजीटी पीजीटी का, और एक आने वाली भी है। आप मन से लगन से बहुत मेहनत कीजिए ताकि पेपर को क्रैश कर लिया जाए। आगे देखते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंबक, प्यूपा या पूर्णकीट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यूपा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये देख सकते हैं टीजीटी 2010 का पेपर में आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? तो अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, या प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, या प्यूपा अंडा लार्वा कीड़ा, या अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले अंडा बनेगा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। तो गाइस क्या होता है कि ये अंडा से लार्वा जब बनता है, तो लार्वा जो होता है ना, इसमें बहुत सक्रिय रहता है। इतना सक्रिय होता है ना कि एकदम मतलब बहुत ही सक्रिय, इतना इसमें मतलब पत्ता खाता है कि इसमें बहुत खाता है। और इसमें जाकर क्या करता है? कोकून का निर्माण कर देता है। प्यूपा अवस्था में आकर कोकून का निर्माण करता है। कोकून का निर्माण जब करता है तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर ये क्या होता है, प्यूपा से यदि बच गया तो कीड़ा बनेगा। वैसे इस अवस्था में क्या होता है, इसमें नहीं बचता है। इसी अवस्था में ले जाकर लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में डालकर इसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद क्या करते हैं, उस जो कोकून होता है उसको अलग करके उसको धागे के रूप में ले लेते हैं।
ठीक है, तो उससे धागा प्राप्त कर लेते हैं। ये देख सकते हैं TGT 2011 और 2010 दोनों बार पेपर में आ चुका है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कैसे लगा फीडबैक इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए ज़रूर बताइए कैसी वीडियो रही, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।